भारत के इतिहास में यदि महान शासकों में गिना जा तो सम्राट अशोक को हम प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं अपितु संपूर्ण भारत के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में इसे एक महान शासक कहा जाता है। अशोक की महानता इसमें सन्निहित है, उसके धर्म में सन्निहित है। अशोक एक महान शासक था। अब हम सम्राट अशोक और उसके इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे इसके विषय में बताया जाए, आपको इसके बारे में थोड़ा सा आप उसको हम उसके सोर्सेज क्या हैं इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अशोक को भारत के इतिहास में एक महान शासक कहा जाता है। सम्राट अशोक 269 ईस्वी पूर्व में वह मौर्य साम्राज्य के शासक की पदवी को संभालता है और 232 ईस्वी पूर्व तक वो राजगद्दी पर रहा। सम्राट अशोक के शासनकाल की यदि कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट रही तो वह मौर्य साम्राज्य का पराकाष्ठा का काल से देखा जाता है। इसका शासनकाल प्रजा के हितों के संरक्षण में भी देखा जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देखा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ संपूर्ण भारत में एक समान केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और इसके साथ ही साथ वह प्रजा के हितों का बड़ा हितैषी शासक, उसको प्रजा के हितों का संरक्षक शासक था। इसके शासनकाल की कुछ घटनाएं रही जो इसके ऊपर सवाल या प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। एक तो घटना घटती है इसके शासनकाल के 8वें वर्ष के दौरान कलिंग का युद्ध होता। क्या होता है? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व होता। कब होता है? यानी एक पहली घटना घटी कलिंग का युद्ध। क्या है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध यह 261 ईस्वी पूर्व में घटित होती है। हाँ, कलिंग का युद्ध इसके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी। कलिंग कहाँ है? वर्तमान उड़ीसा में। कहाँ पर है? वर्तमान उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और कलिंग जो प्रांत रहा यहाँ की राजधानी तोसल थी। कहाँ थे? तोसल थी। और वर्तमान में यह स्थिति कहां से निकट है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और सम्राट अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग की वर्तमान स्थिति उड़ीसा में है और इसके कलिंग की प्राचीन राजधानी तोसल थी। यह प्राचीन भारत में एक संपन्न और शक्तिशाली राज्यों में इसकी गणना की जाती थी। अब प्रश्न उठता है, सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय क्यों की? कलिंग क्यों उसके लिए जरूरी था? कलिंग के विजय के लिए दो कारण थे। पहला कारण था समुद्र के जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे उनके माध्यम से वह व्यापार को स्थापित करना चाहता था, यानी व्यापारिक एकाधिकार के लिए वह कलिंग की विजय करता है। यानी सबसे बड़ा कारण क्या है कलिंग के जीतने के पीछे? वह समुद्र के रास्ते जो होने वाला व्यापार है उस पर वह नियंत्रण करना चाहता है। पहला चीज तो आप तो समझ गए। दूसरा चीज है मौर्य साम्राज्य के लिए कहीं भविष्य में कलिंग चुनौती न बन जाए, इस चुनौती से निपटने के लिए वह कलिंग को विजित करना चाहता था। यानी सम्राट अशोक के शासनकाल की इसमें बड़ी घटना रही कलिंग का युद्ध, जिसमें लाखों लोगों की जाने गई और
लाखों लोगों की जाने गई और इसका परिणाम यह हुआ कलिंग को विजित करता है और कलिंग के विजित करने के बाद उसका ऊपर व्यापारिक नियंत्रण और साम्राज्य के विस्तार के दिशा में वह कदम रखता है। अब सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता था वह लगभग 2 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराता था, बौद्ध भिक्षुओं को दान देता था, प्रजा के हितों का संरक्षक था। इतना कुल दयाल प्रवृत्ति का शासक होने के बाद आखिर कलिंग के युद्ध में लगभग लाखों के लोगों की जाने गई, खूनों की नदियां बही, यानी कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यानी कह सकते हैं सम्राट अशोक जो था वह कलिंग के युद्ध के बाद वह हिंसा का मार्ग छोड़ करके धम्म नीति के पथ पर चलता है। यानी कलिंग का युद्ध उसके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल पर एक काला धब्बा था जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आप लोग का। अब सम्राट अशोक के शासनकाल का दूसरा काम क्या है, हम लोग प्रथम नीति पर उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा काम क्या है, सेकंड काम वर्ग इसका है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना है? बौद्ध धर्म का प्रचार। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का संरक्षक और प्रचारक के रूप में और बड़े पैमाने पर इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर बल देता है। अब इतना ही नहीं, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को या श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाना जाता है। यानी सम्राट अशोक की सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ा कारण है बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों का भारत से बाहर प्रचार प्रसार करना। यानी यद्यप गौतम बुद्ध ने स्थापना जरूर की है, लेकिन इसको वैश्विक रूप देने का, भारत के बाहर फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, वह आपका सम्राट अशोक को जाता है। हम महामात्रों की नियुक्ति करता है। इसके बाद इसके दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर इन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजता है और इसके साथ साथ अपने बेटे महेंद्र, बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। अब हम इसके साथ साथ और क्या करता है, और इन्होंने प्रजा के हितों का ख्याल रखता है। यानी वह अपने पहले शिलालेख में कहता है राज्य की समस्त प्रजा मेरी संतान है। वह कहता है राज्य की समस्त प्रजा मेरी संतान है, वह प्रजा के हितों का और कहता है मेरा राज्य तभी उन्नतशील है जब यहाँ की प्रजा सुखमय हो, शांति सुखमय हो और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। यानी वह कहता है जिस तरह मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ वैसे अपने राज्य की प्रजा की चिंता करता हूँ। वह राज्य की प्रजा को अपना परिवार मानता था, इतना महान शासक था। प्रजा के हितों का वह हमेशा संरक्षण करता था। यानी सम्राट अशोक की महानता एक जन कल्याणकारी परोपकारी शासक के रूप में कह सकते हैं। सम्राट अशोक की महानता बौद्ध भिक्षु ब्राह्मणों को दान देने के नजरिए से कर सकते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल की जो बड़ी घटना रही वह कलिंग की विजय रही। क्या रही? कलिंग की विजय। वह कलिंग की विजय रही और कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा और युद्ध नीति को छोड़ करके वह अहिंसा तथा धम्म नीति पर चलता है। किस पर चलता है? अहिंसा और धम्म नीति पर। अब हम सम्राट अशोक की अहिंसावादी धम्म नीति क्या है इसके बारे में हम जाने। देखिए अशोक के अभिलेख देश के भिन्न भिन्न भागों में मिले हैं। यदि हम सम्राट अशोक का इतिहास जानना है तो
तो पहले उनके अभिलेखों का, यानी सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के लिए हम अशोक के जो भिन्न भिन्न अभिलेख हैं, चाहे वह आप मास्की का अभिलेख हो, गुर्जरा का अभिलेख हो, गुर्जरा के अभिलेख के साथ साथ कह सकते हैं जो आपके भिन्न दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो अभिलेख मिले, मैसूर से अभिलेख मिले, उत्तराखंड से अभिलेख मिले, इसके साथ साथ अफगानिस्तान की कुछ सीमा से उसके अभिलेख मिले हैं। ऐसे में बताया जाता है इसकी जो लिपि क्या रही है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपियों में लिखी गई, कुछ अभिलेख खरोष्ठी और एक दो जगह आर्मेनिक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों को जो ब्राह्मी लिपि में है, इसको पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसर को जाता है। यानी सम्राट अशोक और उसकी धम्म नीति को आपको जानना है तो सबसे पहले आपको उनके अभिलेखों को जानना होगा। यानी सम्राट अशोक के इतिहास को यदि आपको पढ़ना है तो आपको उसकी धम्म नीति क्या है यह बिना अभिलेखों को जाने और उसके प्रमाणों के लिए हम नहीं जान सकते। आप प्रश्न का धम्म नीति क्या है? धम्म नीति क्या है? धम्म शब्द पाली भाषा से निकला हुआ है और धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण शब्द से कहा जाता है। धम्म क्या है? धम्म क्या है और इसकी विशद विवेचना की गई है। धम्म के बारे में कहता है धम्म दया है। क्या है? दया है। धर्म मानवता है। क्या है? मानवता है। धम्म क्या है? परोपकार है। क्या है? धम्म परोपकार है। धम्म मानव सेवा है। धम्म मानव सेवा है। धम्म जन कल्याण है। जन प्रजा का हितों का संरक्षण है। यानी सम्राट अशोक की जो धम्म नीति रही है वह प्रजा के हितों और साम्राज्य के हितों का ख्याल करे। अब इस पर अशोक की धम्म नीति के बारे में कहा जाता है, अशोक की धम्म नीति सही अर्थों में वह उसका राजधर्म था, जैसे फ्लीट महोदय ने कहा। और विद्वानों के हम कथनों पर हम चलते हैं। एक इतिहासकार है प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी, बड़े इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी और विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है अशोक का धम्म उसका सर्वकालिक धर्म था। यानी अशोक की जो धम्म नीति है प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी मानते हैं वह उसकी सर्वकालिक धर्म का ही रूपांतरण था या सार्वभौमिक उसका धर्म नीति का पालन उसमें करता था। यानी अशोक की जो धम्म नीति है इस पर राधा कुमुद मुखर्जी और स्मिथ का मानना था उसका सार्वकालिक धर्म और एक कह सकते हैं राज्य को चलाने के लिए वह सभी धर्मों की संहिताओं को मिला करके वह उसका धार्मिक नीति का रूपांतरण था जिसका उपयोग वो हर जगह करता था। या इसके बारे में कहता है। और दूसरा मत है फ्लीट महोदय का। वह फ्लीट कहता है अशोक का जो धर्म था वह उसका राजधर्म था, सभी धर्मों की संहिताएं इसमें अंतर्निहित थी। यानी अशोक का जो धर्म था वह उसका राजधर्म था। और क्यों किया? क्योंकि सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। वर्तमान भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था। ऐसे में अशोक के जो धम्म नीति जो थी वह इतने बड़े साम्राज्य में स्थायित्व लाने के लिए और प्रजा के हितों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया वह उसकी क्या थे? धम्म नीति थी। यानी आप देख सकते हैं सम्राट अशोक की जो धम्म नीति थी उसकी प्रशासकीय आवश्यकता की पूर्ति करे। एक लेखिका है, जीवित है, बड़े इतिहासकार है, रोमिला थापर। आप लोग नाम सुने हैं। एक बार मुझे उनको सुनने और देखने का मौका कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। रोमिला थापर आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी मौर्य सम्राट का इतिहास लिखने वाला कोई महिला है तो रोमिला थापर। रोमिला थापर ने कहा है
अशोक की जो धम्म नीति रही उसकी प्रशासकीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी अशोक ने धम्म नीति को क्यों लाया? वह उसकी मजबूरी थी कि प्रजा को संतुष्ट करना चाहता था। यानी शासक जो भी नीतियां बनाता है शासन चलाने के लिए बनाता है। या तो इतिहास की सर्वमान्य अवधारणा है। यानी आप देख सकते हैं अशोक ने जिस धम्म नीति का पालन किया उस धम्म नीति का मूल मर्म क्या था? उसका प्रशासकीय आवश्यकता। यानी रोमिला थापर महोदया कहते हैं अशोक ने जो धम्म नीति का अनुसरण किया वह उसकी प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। और क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में उसका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। साम्राज्य में स्थायित्व और साम्राज्य में प्रजा के हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, साम्राज्य में एकता बनी रहे, इस उद्देश्य से अशोक ने धम्म नीति लाया। क्या लाया? धम्म नीति लाया। हाँ, धम्म नीति लाया। और एक विद्वान और है प्रोफेसर आर.जी. भंडारकर साहब। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर साहब बड़े इतिहासकार थे, मराठी रहे, मराठी भाषा से ताल्लुकात रहे। और उन्होंने कहा भंडारकर महोदय का यह कहना है अशोक की जो धम्म नीति है सही अर्थों में धर्म का रूपांतरण क्या है? धर्म का रूपांतरण है। यानी अशोक की धम्म नीति को लेकर के विद्वान भिन्न भिन्न मत प्रकट करते हैं। अशोक की महानता उसकी धम्म नीति में है। और यह धम्म नीति यह पाली भाषा में सन्निहित है, इसकी पाली भाषा में। और सम्राट अशोक की जो धम्म नीति का अनुसरण किया वह उसका सिद्धांत प्राचीन काल के बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अर्थात आप कह सकते हैं सम्राट अशोक की जो धम्म नीति रही उसकी प्रशासकीय आवश्यकता को बताता है। साम्राज्य में एकता कैसे स्थापित हो, साम्राज्य में शांति कैसे रहे, इस उद्देश्य से सम्राट अशोक ने जिस नीति का अनुसरण किया उसकी धम्म नीति कहलाती है। सम्राट अशोक की महानता उसके कलिंग विजय में नहीं है। सम्राट अशोक की महानता मौर्य शासक में नहीं है। सम्राट अशोक की महानता उसकी धम्म नीति में है। जैसे धम्म नीति की आप लोगों ने सभी विद्वानों के बारे में भिन्न भिन्न मत देखे, आप उसी नजरिए से हम इसकी कुछ आलोचना भी होती है। अधिकांश विद्वान कहते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की गाथा धम्म नीति में है। कैसे है? कुछ विद्वान अपना तर्क देते हैं, कहते सम्राट अशोक अहिंसावादी था। क्या था? अहिंसावादी। और धम्म नीति में हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता था, यानी हथियारों को आपने छोड़ दिया। और आज के कुछ इतिहासकार कहते हैं अशोक ने धम्म नीति के पथ पर चल करके हथियारों को त्याग दिया, जिससे भारत पर बाद के विदेशियों ने आक्रमण किया, जो भारत की जो मौर्यकालीन विरासत थी उसको क्षत पहुंचाया। और क्या कहते हैं इसके बारे में तर्क देते हैं, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से गलत है। क्योंकि सम्राट अशोक ने को यदि हम हथियारों के माध्यम से दुनिया को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, यह राजा वही महान होता जहाँ की प्रजा सुखमय होती है, जहाँ की प्रजा खुशहाल होती है। ऐसे में अशोक के द्वारा धम्म नीति के माध्यम से अहिंसावादी रुख अपना करके हथियारों को छोड़ना, कुछ विद्वानों की जो टिप्पणियां हैं यह गलत है, अनुचित है, तर्क संगत नहीं लगती है। और जो दूसरी आलोचना होती है सम्राट अशोक के बाद निसंदेह मौर्य साम्राज्य के जो भी उत्तराधिकारी रहे उतने अच्छे नहीं थे जो साम्राज्य में एकता को स्थापित कर सके और अशोक के सिद्धांतों पर चल सके। यानी कहने का तात्पर्य है सम्राट अशोक का शासनकाल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाए, प्रजा के हितों के संरक्षण के लिए जाना जाए, प्रजा के हितों के साथ साथ उसकी धम्म नीति के लिए जाना जाए, और कुछ जो सबसे संकटपूर्ण जो दौर था कलिंग युद्ध के लिए जाना जाए। सम्राट अशोक की महानता उसकी कलिंग विजय में नहीं अपितु उसकी धम्म नीति में है।
धम्म नीति क्या है, यह बौद्ध धर्म से उन्होंने लिया है। तो उस समय उसको कहा जा सकता है सम्राट अशोक ने राज्य में प्रजा के कल्याण, साम्राज्य में एकता और उसके साथ साथ साम्राज्य में एकता के साथ साथ कह सकते हैं जन कल्याण की भावना से जिस नीति का अनुसरण किया वह उसकी धम्म नीति कहलाती। यानी सम्राट अशोक एक महान शासक था और उसकी महानता किसमें अंतर्निहित है, धम्म नीति में। सम्राट अशोक की 232 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है।